जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन हब में। आज बात करने वाले हैं आपके सबसे चहेते टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पीछे बीत चुके हैं, जैसे कि पहले इतिहास के संदर्भ में को बताया था कि एक जो शुरुआती समझ विकसित होती है उसके बारे में। फिर जो हमारा पहला टॉपिक था पाषाण काल के संदर्भ में, उसके बारे में हमने चर्चा कर दी थी पहले ही वीडियो में। तो इन दोनों वीडियो का लिंक आपको या इसकी जो प्ले लिस्ट में बनाकर रखी है हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हो। इच्छाएं हो तो आपकी, नहीं तो आपको चैनल जो पिछली वीडियो है उसकी लिंक आपको इस वीडियो पर मिल जाएगी। ठीक है, ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसके बारे में मुझे यह पूर्ण मालूम है कि आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, हो सकता है कोई बंदा ऐसा हो जो शुरुआती दौर पर पढ़ने वाला हो। ठीक है, अगर आप लोग कुछ अभी तक नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप पढ़े हो तो भी अच्छा है। बस आपको अपने दिमाग को शांत करके बैठना है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। क्या है, मतलब कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटा चीज है। आप लोगों को ये बहुत बड़ा करके बताया जा रहा था, अरे यार सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज रहते थे। ठीक है, कहते हैं ना कि हमारी जो प्रतिभा होती है उस कोमल पौधे के समान है जो प्रोत्साहन के पानी से पनपता है और उपेक्षा की आंधी में मुरझा जाता है। अगर आपके अंदर जो भी पावर है उसे हम अगर ये कहें कि हाँ यार बहुत अच्छा है, तुम कर सकते, यू कैन डू इट, ठीक है, तो आप कर दोगे। लेकिन ऐसा कोई कहता है राजीव कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, तो खराब है, ऐसा कहता है ना कोई, तो वो बात अलग है कि आपको मोटिवेशन मिल सकता है अगर आप लोग चाहते हो तो। क्योंकि सांप भी चंदन में लिपटे रहते हैं लेकिन चांद कभी अपनी शीतलता महक को नहीं खोता। ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं इससे आप लोग पूरा सिंधु घाटी की सभ्यता कवर कर सकते हो, पूरा, मतलब जितना मैं बताऊंगा। और मैं वादा दिलाता हूं आपको, आज आपको एक ऐसी स्टोरी के तहत बताऊंगा बिल्कुल एकदम नए तरीके से, तो आपको लगेगा नहीं यार ये जरूरी था मेरा ऐसा पढ़ना। तो आज जो है सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ाने चल रहा हूं दोस्त, बिल्कुल मुस्कुराहट लेकर पढ़ाइए। मुस्कुराओ वैसे कि लगे मुस्कुराहट जिंदगी की जरूरत है, और लोग देखें और कहें वाह जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अक्सर जिनके मुस्कान तगड़े होते हैं ना उन्हीं के घाव गहरे होते हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोग को जानते रहने चाहिए, क्योंकि जो हमारी मेच्योरिटी है ना वो आ रही है धीरे धीरे शरीर के अंदर। 18-24 साल की अवस्था में बाकायदे मेच्योर होने लगते हैं और हो जाते हैं इस कंडीशन में। तो आज आपकी जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक है, बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स करना है। सिंधु घाटी सभ्यता पहले में बारे में समझना चाहिए। देखिए कोई बंदा होता है ना जो पढ़ता है तो सीधे पढ़ते चला जाता है, वो कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता ये वो ऐसा वैसा क्वेश्चन ऐसा, मतलब सब कुछ कर डालते हो, इसीलिए आप फिर से आते हो। ठीक है, लेकिन आज बात को समझना है। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूं, बात समझो। अगर आप पहली बार वीडियो देखना, मेरी जो वीडियो देख रहे हो, तो मेरा मानना है यार कि आप लोग पेन और रफ का प्रयोग मत करना। लेकिन जब आप सेकंड टाइम देखो इसी चीज को, फिर आप रफ और पेन का इस्तेमाल करके उसे डाटा को नोट करते चले जाओ। ठीक है, पहली बार में कुछ नहीं करना चाहिए, बस ऐसे पागलों खान बैठ के मस्ती करो, इसे वीडियो लगाकर देख लो, यही पढ़ने का सही नियम है। पहले आपको जानना चाहिए। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है पहले हमें उसे देखना, जैसे हम अगर आपको मोदी जी के बारे में बताएं तो पहले मोदी जी की फोटो दिखाएंगे कि भैया बूढ़े हैं कि जवान है, क्या है कैसा है। ठीक है, उसके बारे में उनके बारे में बताएं, भैया ये बंदा जो देख रहे हो ना भारत का प्रधानमंत्री है, ये देख रहे हो ऐसा वैसा है, ये है वो, सब कुछ बताएंगे। इसी कंडीशन में पहले आपको जरूरी है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी पहले आप पिक्चर को देखो कैसे है वो। ठीक है, देखो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो मूलतः त्रिभुजाकार है। आप लोग जानते हो एक बार लगभग कहीं पर पूछा गया, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन पूछा गया था कि उसकी आकृति सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी सामान्यतः आकृति किसके द्वारा मिलती है, तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुज से आपको समझना चाहिए। जो हमारा ये है सिंधु घाटी की सभ्यता है वो मूलतः भारत और पाकिस्तान में है। कहाँ है, भारत और पाकिस्तान में। ये है भारत और उसके बाद ये भैया बन रहे हैं हमारे पाकिस्तान साहब। ठीक है, ऐसा कुछ है भारत और पाकिस्तान, और थोड़ा बहुत उसका भाग अफगानिस्तान में भी चला गया है। तो इस सब चीजों के बारे में बताएंगे। इसका जो सबसे पश्चिमी किनारा मिला, देखिए एक चीज पूछा, ये है कहां पर, ये है उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है, कहां है, उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी की सभ्यता स्थित है। पहले इसके बारे में सोचिए। इसकी जो दक्षिणी सीमा, पश्चिमी सीमा है, सबसे पश्चिमी सीमा वो है बलूचिस्तान। क्या है, इसका नाम है बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान है इसकी सबसे पश्चिमी सीमा। उसके बाद इसकी उत्तरी सीमा जो है ना वो है हमारा क्या, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये जो बलूचिस्तान है यहाँ पर जो आखिरी स्थल हमारा पाया गया था ना उसका नाम है सुरकोटदा। क्या है, सुरकोटदा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी चौहद्दी पूछता है कभी कभी, तो सुरकोटदा।
ठीक है, ये है सुरकोटदा, उसके सुरकोटदा ये है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा में ये जो है ना, ये है जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसका नाम है मांदा, क्या है, मांदा, इस जगह पर है। और इसकी जो सबसे पूर्वी सीमा है ना, वो है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश के पास में, ठीक है। जो भारत का उत्तर प्रदेश है उसमें हम लोग देखते हैं एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। ये कहां है, उत्तर प्रदेश में, और इसकी सबसे पूर्वी सीमा यही से होकर जाती है। लेकिन इसकी जो सबसे दक्षिणी सीमा है ना, वो आती है कहां है, यहां पर, ये है महाराष्ट्र का, ठीक है, ये महाराष्ट्र में आती है। महाराष्ट्र के उस स्थान का नाम है दायमाबाद, ठीक है, यहां पर आप देखते हो इसका नाम है दायमाबाद। अब देखिए, अब इन लोगों की पहले बसने की आकृति तो आपने देख लिया, कहां से है, इनकी चौहद्दी क्या है, लेकिन इसके बारे में एक जरूरी चीज जान लीजिए। इसे अगर हम यहाँ पर मिला देते हैं, क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इसकी जो सीमा होती है ना, वो त्रिभुजाकार हो जाती है, ठीक है, ये त्रिभुजाकार बन गया, यही चीज पूछता है। और अब इसके बारे में थोड़ा समझिए, ये लोग यही तक कहे हैं, उसका एक रीजन है कि जब लोग पहले समय में जब बसते थे कहीं ना कहीं पर, तो वहां पर उसमें नल या ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं थी, तो उस कंडीशन में होता क्या था, उन्हें पानी की ढेर समस्या का सामना करना पड़ता था। इसी से वो बचने के लिए वो लोग नदियों का सहारा लेते थे, तो नदियों के किनारे बसते थे। आप लोगों को मालूम होगा कि यही कहीं ना कहीं से हमारा जो सिंधु घाटी है वो चलकर आता है, ठीक है, सिंधु नदी। अब देखिए, ये भी नदी किनारे स्थित है। अब ये किस नदी किनारे होगा, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि सुरकोटदा किस नदी के किनारे विकसित है या कहां पर है। इस नदी का नाम है दास्क नदी, क्या है, इस नदी का नाम है दास्क नदी। उसके बाद जो हमारा मांदा है, मांदा जो सबसे ऊपरी सीमा है, यह जो है, यह नदी किनारे किसके बसा है, चिनाब के, ठीक है, यह है चिनाब नदी। उसके बाद आता है हमारा आलमगीरपुर, यानी कि जो हमारा है उत्तर प्रदेश का, ये भैया जी बसे हैं हिंडन नदी किनारे, ये है हिंडन नदी किनारे, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा दायमाबाद है ना, ये जो दायमाबाद महाराष्ट्र वाला जगह है, ये बसा है हमारा गोदावरी नदी के, ठीक है, आपको देखने को ये है गोदावरी। देखिए, ये खास गोदावरी किनारे नहीं है, गोदावरी की एक सहायक नदी है, और उस नदी के किनारे हमारे दायमाबाद वाला जगह जो है बसा है। तो ये चीज जो आप देख रहे हो, ये चीजें ये किसकी हैं, ये है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का एक मूल स्ट्रक्चर, कि आखिरकार हमारे दिमाग में एक बनेगा सीमा की, यार पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी दक्षिण, ये सब चीजें, और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बस सेट होगा कि आखिरकार हमारा मूलतः जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता वो है कहां पर। अब एक चीज आपने जान लिया, अब इसमें आपको एक चीज जानना है, जो हमारा ये था ना सिंधु घाटी सभ्यता, ये जिसकी खुदाई है ना, वो बहुत पहले शुरू हो गई थी, मतलब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले से ही शुरू हो गई थी। तो उस समय इसकी जो स्थिति है 40 से 50 स्थल के आसपास खोजे गए थे, लेकिन वर्तमान में इनकी जो स्थलों की संख्या है वो 1500 प्लस है। कितनी है, 1500 प्लस। इतने संख्या में वर्तमान में हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मौजूद हैं, खोजे जा चुके हैं, और अभी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि खुदाई आन रहती है तो इसकी सीमा में परिवर्तन हो सकता है, और भी इसमें संख्या जुड़ सकती है, ठीक है। अगर चीज जान लो इसके बारे में थोड़ा, इसकी जो एरिया है वो माना जाता है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका जो क्षेत्रफल है, इतना माना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा सभ्यता माना जाता है पुरानी सभ्यता में, ठीक है। ये भारत का जो है ये बहुत ही डेवलप था। इसमें आप लोगों को भी आगे जरूर बताऊंगा कि कितना डेवलप था। आप लोग सोच नहीं सकते कि जो वर्तमान में चीजें मौजूद है कुछ जो कि तब पहले मौजूद थी। देखिए, इसकी जो समय सीमा है उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे एक एक करके। तो जो यह है इसकी सभ्यता इतनी पुरानी है कि मतलब आप सोच सकते हो बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी जो सभ्यता है वो बहुत डेवलप है। डेवलप के मायने में आप देख सकते हो कि 4 बड़ी हैं, ठीक है। एक है नील नदी की सभ्यता, ठीक है, एक है मिस्र की सभ्यता जिसे नील नदी भी कहते हैं, सुमेरियन की सभ्यता भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद भी देखते हो जम्मू कश्मीर की, ये मतलब कि
सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये कई सभ्यताएं हैं जो कि पुराने समय में डेवलप थी। उस कंडीशन में भी ये सबसे ज्यादा विकसित था। ठीक है, इसमें एक चीज हम कांस्य युगीन भी कहते हैं। किसका युगीन? कांस्य युगीन। कांस्य युगीन क्यों कहते हैं? कि क्योंकि जो कापर होता है, ठीक है, कापर और टीन दोनों को मिला करके, उन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? कांसा बनाते हैं, और इसीलिए इसे कांस्य युगीन कहते हैं। इसमें कांसे का प्रयोग ज्यादा होता था, मतलब इन लोगों को उस चीज की नॉलेज थी, धातुओं का इन्हें ज्ञान था। ठीक है, चूड़ी बनाना जानते, बहुत चीजें लोग जानते थे, बहुत चीजें। ठीक है, तो ये होगी आपकी चौहद्दी। अब हमें थोड़ा इसे साफ करना होगा। रीजन ये है कि अब हम इसके बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं, या खैर हम ऐसे भी बात कर सकते हैं। देखो, इसकी जो थोड़ा हम खोज के बारे में बात करते हैं। ये जो इसकी खोज हुई है ना, ये किस संदर्भ में हुई है, कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई है? तो एक समय था 1826 का समय था। कब था? 1826 का समय था। ठीक है, और उस समय हमारे साहब थे चार्ल्स मैनसन। ठीक है, कौन थे? चार्ल्स मैनसन। चार्ल्स मैनसन साहब क्या थे कि वो कहीं एक आध बार गए थे इस एरिया में, और उन्हें लगा कि यहाँ कोई ना कोई चीज जरूर होगी। तो उनकी एक पत्रिका आती थी, और उसी पत्रिका में उन्होंने इस बात को छपवाया था 1826 में। लेकिन इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो उसके बाद में जो ये जगह है, इसे डेवलप होने में थोड़ा सा समय लगा, मतलब कि इसके बारे में जानकारी जुटाने में थोड़ा समय लगा। लेकिन उसके बाद एक समय आता है 1856 का। ठीक है, कब का समय आता है? 1856 का। उस समय एक नाम आता है बर्टन बंधु। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, बर्टन बंधु। ये दोनों लोग पेशे से इंजीनियर थे, और कारण का था कि उस समय इन लोगों को मिल गया कि हमारा जो वर्तमान में पाकिस्तान का एक जगह है कराची, ठीक है, कराची से लाहौर, इन दोनों के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, अब रेलवे लाइन भी लोग बिछा रहे थे, तो इसी समय वो लोग यहाँ पर भी पहुंचे। जब वो लोग यहाँ पर पहुंचे तो देख, इन्हें थोड़ा बहुत रेलवे लाइन अगर बनाने लगे, थोड़ा बहुत गड्ढा किया जाता है, हल्का फुल्का, कि वहां पर गिट्टियों को बिछाया जा सके, तो रेल की पटरियां बिछाई जाएंगी। इस कंडीशन में जब वो साफ कर रहे थे, तो वहां आसपास कुछ ईंटें मिल रही थी। ठीक है, जब वो ज्यादा ईंटें मिल रही थी, तो एक मतलब जब खोदते थे तो एक किला नुमा में कुछ मिलता था कि यहाँ कुछ ना कुछ पहले समय में बनाया गया, घर द्वार बना था। लेकिन उनका दिमाग इतना आगे नहीं गया कि यहाँ पर कोई सभ्यता निवास करती है। लेकिन जब इसी चीज को थोड़ा सा आगे और गए, तो उसमें एक नाम आता है अलेक्जेंडर कर्निंघम का। अलेक्जेंडर कर्निंघम का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर गए। ठीक है, इन्होंने इस चीज की जो है खोजबीन करी, जो थी 1853 से 1856 के टाइम तक इन्होंने खोज की। लेकिन इन्हें उतनी ज्यादा अच्छा सफलता नहीं मिल पाई कि जितनी अच्छी सफलता की हमें जरूरत थी। तो इस कंडीशन से इनकी भी जो चीजें हैं वो बंद हो गई, मतलब इतने ही समय में ये भी बंद हो गए। अब उसके बाद समय आता है 1921 का। ठीक है, उसके बाद समय आता है 1921 का। एक साहब थे जॉन मार्शल। ठीक है, क्या नाम था? जॉन मार्शल। बहुत जरूरी है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, जॉन मार्शल ये थे, ये ठेकेदार थे। क्या थे? ठेकेदार थे। जब उन्हें इन चीजों को मालूम पड़ा, तो उन्होंने दो लोगों को पकड़ा, जिनमें एक है दयाराम साहनी साहब, इंजीनियर राय बहादुर दयाराम साहनी का पूरा नाम है। उसके बाद एक लोगों को पकड़ा जिनका नाम है राखाल दास बनर्जी। ठीक है, एक है दयाराम साहनी, उसके बाद आता है नाम राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी, ये दो लोग ऐसे हुए, इनके समझ सकते हो कि बहुत करीबी एक लोग से थे। तो इन्हीं साहब के, जॉन मार्शल जी के निर्देशन अनुसार ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने कुछ ज्यादा ही मात्रा में इस पे इंटरेस्ट दिया, क्योंकि वहां पर ये लोग एक दो ईंटें नहीं थी, एक दो घर द्वार नहीं थे, कई कई लेवल के मिलते गए। ठीक है, थोड़ा और खुदा और मिला, तो इन लोगों की जो है उस समय इंटरेस्ट और आगे बढ़ा। ये लोग सोचे कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता निवास करती है, और उसे खोजा। तो इसमें सबसे ज्यादा रोल जो अदा किया है वो थे हमारे दयाराम साहनी साहब। ठीक है, दयाराम साहनी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो 1921 में, ठीक है, 1921 में इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की। उसके बाद जो है 1922 में, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी साहब ने की थी। ठीक है, तो इन चीजों को हम समझ सकते हैं कि एक लंबा क्रम है जो कि हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता के खोजबीन के बारे में। ठीक है, लेकिन ये सब आपको कैसे याद होंगे?
अगर आप टेंशन नहीं लोगे तब, ठीक है, क्योंकि टेंशन मतलब बहुत गंदा चीज है यार। अब आप लोग करना क्या, एक एक करके मैंने जितनी चीजें बोला उसे आपने सुना है, फिर जब आप दोबारा वीडियो देखिएगा तो एक एक चीजों को लिखते चलिएगा। इससे होता क्या है कि वीडियो आपने देखा एक बार, पढ़ा, दोबारा फिर देख रहे हो, फिर पढ़ रहे, जो भूले हुए याद कर लिए, जो फिर भी नहीं याद हुआ उसे हमने लिख लिया। लिखने से बहुत ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है, लर्निंग क्षमता का। उसके बाद दोबारा जो लिखे वो भी पढ़ोगे, इस कंडीशन में आपका क्या होगा, वो चीजें याद हो जाती हैं। जब आप एक बिल्कुल क्रम से याद करोगे ना, ये सभी चीजें आपकी पूर्णतः याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप एक चीज देखते हैं कि हमारा जो इसका खोज था वो चीज पूर्णतः डेवलप हो चुका है, मतलब कि खत्म हो चुका है। इसका खोज एक टॉपिक समझ लो खत्म हो गया। अब देखिए अब दूसरा टॉपिक अगर हम ध्यान से देखें तो इसके समय सीमा, ठीक है, देखिए समय सीमा कितना जरूरी है। किसी भी चीज की जब आप पाते हो उसकी समय सीमा जरूरी है। कि लोग कहते हैं कितना होगा भैया, ये कितना पुराना होगा। अब आप समझो कितना पुराना है। जब इसकी खुदाई हुई, इसे पाया गया, तो जब इसकी सबसे ज्यादा जो रोल अदा किए थे वो थे जॉन मार्शल साहब। उन्होंने इसकी जो समय सीमा बताई, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि किसने कितनी बताई है। जो हमारे जॉन मार्शल साहब थे, ठीक है, जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल साहब, उन्होंने इसकी समय सीमा तय की है 3250 से 2750। जॉन मार्शल साहब ने इसकी समय सीमा तय की है 3250 से 2750 तक। लेकिन आपने कभी एक बार नाम सुना होगा कार्बन डेटिंग का। क्या होती है कार्बन डेटिंग में? एक पद्धति, कार्बन 14 ये पद्धति। इसमें होता क्या है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन मतलब कि उनकी लाइफ को नापा जाता है कि आखिरकार ये चीज कितना पुराना हो सकता है, ठीक है। जब इसका सहारा लिया गया तो पता चला है कि मैक्सिमम जो है ना, जिसकी सबसे पुरानी चीज प्राप्त हुई होगी, उसकी लाइफ उन्होंने बताया कि भैया कितनी है, 2500 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है लाइफ पूछता है कि आखिरकार इसकी जो समय सीमा है, सिंधु घाटी की समय सीमा कितनी होगी। तो वो कितना है, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। गलती से अगर मैंने कहीं ईस्वी कह दिया हुआ तो माफ कीजिएगा, क्योंकि हर जगह मतलब कहने थोड़ा हो जाता है। हर जगह यही जानिएगा कि ईसा पूर्व है, ठीक है, ईसा पूर्व। आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि ईस्वी और ईसा पूर्व दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। अब इसकी जो समय सीमा है वो भी क्लियर हो गई लगभग, ठीक है। ये हो गया 2500 से 1700 तक, ठीक है। ये चीज आपका समझ गया। तो अब आपका क्या हो चुका है, आपका खोज हो चुका है, समय सीमा हो चुका है। और उसके बाद में हम देख सकते हैं इसके नामकरण के बारे में थोड़ा बहुत। देखिए नामकरण क्यों जरूरी है, बात समझो। जैसे कोई गधेला हो गया, मतलब बच्चा पैदा हो गया ना, रुके, तीसरा आइटम क्या कहते हैं, नामकरण। ये जो है ना मेंस के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। नामकरण के बारे में कोई ऐसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसे सिंधु घाटी क्यों कहते हैं, एक कंडीशन होता है, ठीक है। तो नामकरण के बारे में से आप लोग जान लीजिए, कोई बच्चा का नया नया पैदा हुआ उसके जरूरी है। तो आप लोग समझिए इसका नाम कैसे पड़ा होगा। तो पहला नाम इसका जो है, आप लोग देखते हो सिंधु घाटी की सभ्यता है, आप लोग देखते हो। कभी कभी आप इसके हड़प्पा सभ्यता भी पाते होंगे। इसी प्रकार से कई और नाम भी समाज में प्रचलित है जिनकी मात्रा इनके बराबर अधिक नहीं हो पाई है, इसलिए दो नाम बहुत ज्यादा फेमस है। अब दोनों के बारे में समझिए। जो पहले हमारी सभ्यताएं थी वो मैसूर नदी किनारे स्थित हुआ करती थी, ठीक है। तो जब नदी है, यहाँ पर आप देखोगे कि सिंधु नदी होकर जा रही है। क्या हो रही है, सिंधु नदी। तो जितने भी स्थल पाए गए थे वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी के ही आसपास बसे हुए थे, इसलिए इसे लोग क्या कहने लगे, सिंधु नदी की सभ्यता। लेकिन यहीं पर एक जगह मिला और वो था किसके, सरस्वती नदी किनारे पर, ठीक है। तो सरस्वती नदी किनारा जब मिलने लगा तो वहां पर ये बात फैली कि इसका नाम सरस्वती नदी रखना चाहिए। तो इस चीज का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता हो गया। तो ये चीज जो है कुछ इतिहासकारों को जो प्रचलित था, मैक्सिमम जगह इसकी प्रचार नहीं हो पाया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आने लगा कि आखिरकार अब हम इसका कहां से नाम रखें, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ भी आ रही थी। भारत के कई नदियों के आसपास मिलने लगे थे, गुजरात में मिलने लगे थे, राजस्थान में मिलने लगा, हरियाणा में मिलने लगा। अब आप सोचिए कि गुजरात का जो सबसे बड़ा इसका एरिया था वो पाया गया है धौलावीरा, ठीक है, वो पाया गया है धौलावीरा। आपको जानना चाहिए इस बात को, ठीक है। धौलावीरा पाया गया। ये जब तक हरियाणा वाला राखीगढ़ी, ठीक है, हरियाणा की जगह है राखीगढ़ी, ठीक है।
हरियाणा के राखीगढ़ी वर्तमान में यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। लेकिन इसके पहले हमारे गुजरात का धौलावीरा ही सबसे बड़ा भाग था, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो अब देखिए, जब हमारा पूरे एरिया में ये जगह फैलने लगा, खोजें होने लगी, अधिक जगह पर मिलने लगा, तो बात फंस गया कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो नामकरण की पद्धति है इस चीजों में, उस पद्धति यह है कि अगर कोई कंडीशन में नामकरण के लिए मतभेद होने लगता है तो नाम उसके हिसाब से रखा जाता है जो सबसे पहले खोजा जाता है, ठीक है, जो सबसे पहले खोजा जाता है। जैसे गांव में आपने सुना होगा कि जो लोग होते हैं उनका जो बच्चे पैदा होते हैं कोई, तो पत्नियां अपने पति के नाम नहीं लेते, ठीक है, मतलब पत्नी लोग अपने पति के नाम नहीं लेते। शहरों में तो कोई आम बात है, हमेशा पुकारते रहते हैं ये फलानी ये वो, ठीक है। तो गांव की महिलाएं जो है उसी बच्चे का नाम लेकर, जैसे कि ए मंगरुआ के पापा कहाँ बाटा, ठीक है, ऐसा कोई नाम आता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो सबसे बड़ा पुत्र होता है ना, जो सबसे बड़ा पुत्र, उसी के नाम से अपने पति के नाम को निर्धारित कर देती है। ए मंगरुआ पापा, ए उसके पापा, ऐसा वैसा करके नाम करो। आपने देखा होगा गांव में, बिल्कुल सामान्य है। तो इसी पद्धति को यहाँ पर बनाया गया। जिसकी जो सबसे पहली खोज थी ना, वो हड़प्पा की थी। किसकी थी? हड़प्पा की थी। तो इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता भी प्रचलित है, क्योंकि इस सिंधु नदी किनारे मैक्सिमम एरिया उसी के आसपास मिलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देखते हो कि इसकी जो नामकरण की पद्धति है वो भी हमें मिल जाती है देखने को। अब क्वेश्चन मेन आता है, मेन क्वेश्चन, कि आखिरकार इन सब चीजों के बारे में क्या जाना और ये अदर से कितने अलग हैं, ठीक है, कितने से अलग हैं। तो देखिए, अलग में ये है, जो चौथा टॉपिक बन रहा है वो है इसकी विशेषता के बारे में। क्या है? विशेषता के बारे में। अब विशेषता इसकी यह है कि यह पहली चीज की सबसे अलग है। क्या है? सबसे अलग है। अब देखिए सबसे अलग कैसे है, जैसे ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह नगरीय थी, मतलब टाउन एरिया था। समझो कैसे नगरी थी। नगरी में भी इतना कितनी थी कि इसके जितने भी सड़कें हैं ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटते थे। 90 डिग्री मतलब वर्तमान में जितनी शहरों की सड़कें होती हैं उसके तरह है, मतलब बिल्कुल सोझ, मतलब बिल्कुल सीधा सड़क होता था। और उसके बाद और कई चीजें देखने मिली हैं, जैसे कि इनके मकान जो है ना वो पक्के होते थे। एक जरूर चीज ये है कि इनके जो मकान जो सड़कों किनारे किनारे बसते थे ना, ये जैसे मकान बस रहा है ना, इस कंडीशन में इनकी जो मुख होता था, मतलब दरवाजा, वर्तमान में होता क्या है, जिससे हाईवे रोड इधर से गया, ठीक है, इधर से हाईवे गया है, ठीक है, उस कंडीशन में जो घर बसते हैं वो हाईवे की तरफ अपना मुख करके बनाए जाते हैं घर के। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो गया कि ये अपने घर के जो मुख है वो इस कंडीशन जस्ट विपरीत करते थे, और एक लिंक रोड होता था उससे आते थे ये हाईवे पर। इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। जैसे बहुत बच्चे होते हैं घर में, वो क्या करते हैं, खेलते खेलते दौड़ के कूद कर भागने लगते हैं, और इसी कंडीशन में बताओ जैसे कि एक्सीडेंटल ज्यादा होने लगती है। इसलिए हेलमेट हमेशा लगाया करो, ठीक है। हो सकता है आपके साथ भी बच्चा हो। तो अब देखिए, अब ये चीज देखने को मिलता है, इसकी विशेषता है, लोग समझदार थे, ठीक है। तो एक विशेषता है कि इसके नगरीय थे, मतलब नगर के रूप में रहते थे, और एक ये लोग काफी ज्यादा समझदार थे, काफी ज्यादा समझदार थे। यानी कि यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में नालियां पाई गई हैं हर घर का। जैसे सपोज करो कि ये सब एक घर है, ठीक है, ये सभी एक घर है, तो इन घर से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है पानी के द्वारा, नाली के द्वारा, ये सभी एक खास जगह पर आते थे, एक नाली पर, और एक जल निकास आता था। और जो कि खास बात ये है कि रोड के किनारे किनारे मौजूद थे, ठीक है। अब सोचो कितने ज्यादा डेवलप हो चुके थे, और उस तरह की सभ्यताएं क्या हुई, विलीन हो गई, ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो लोग हैं इनकी पानी यहाँ आई, ठीक है, इनका पानी यहाँ है, इनकी पानी यहाँ। तो गांव से बाहर इन सभी पानियों को ले जाकर के एक खास नदी या नाले में उसे मिला दिया जाता था, या तालाब में उसे मिला दिया जाता था, ठीक है। अब देखो जैसे इनके घर की गंदगी आती है तो इनको गंदगी बहेगी, ठीक है, गंदगी बहती रही है। लेकिन ये लोग इतने ज्यादा चालाक थे कि इन्होंने एक काम किया कि हर जगह जो नालियां मिल रही है ना, उनके बीच में एक बढ़िया सा गड्ढा कर देते थे। अब बात तो समझिएगा आप लोग, कितने ज्यादा डेवलप थे। यहाँ पर क्या करते थे, गड्ढे कर देते थे। अब जो पानी से कचड़े आते थे वो जब इनके घर से यहाँ आए, सपोज करो, ठीक है, इनके घर से आए तो यहाँ से यहाँ तक तो आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो कचड़ा होगा, पानी होगा, सब इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। फिर पानी का जब फ्लो ऊपर तक आएगा तो पानी पानी बहता रहेगा, जब वजन चीजें आएंगी वो नीचे बैठ जाएंगी, ठीक है। तो वैसे यहाँ भी होगा, वैसे यहाँ भी होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो है कुछ पानी ही जाएंगी, मतलब केवल पानी पानी,
यहाँ इन जो इनका पानी निकलने का एरिया जो है वो मार्ग हमेशा सही रहेगा, कभी वो मतलब कि कचरा भरेगा नहीं। अब लोग क्या करते थे उस समय के, तो एक लोग आता था और वो इन्हीं गड्ढों का क्या करता था, अपशिष्ट पदार्थ निकाल लेता था और ये सभी चीज एकत्रित है तो सरलता होती थी और निकाल कर लेकर चले जाते थे। ठीक है, तो सोचो इन कितने ज्यादा ये लोग डेवलप हो चुके थे। उसके बाद की विशेषता ये है कि बहुत बड़े शांतिवादी थे। शांति, आप सोचो कैसे मैं कह सकता हूँ, देखो शांतिवादी ये है कि जैसे इनकी जो सभ्यता है इतने ज्यादा खोज हुए, इनमें आज तक कभी कोई तलवार नहीं मिला है। ठीक है, ऐसा कोई चीज नहीं मिला है जिससे हिंसक चीजों को देखने को मिलता है। ठीक है, कोई ऐसी चीजें नहीं मिलती है कि इनमें हिंसा हमें देखने को दिखाई देता है। इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि बिल्कुल शांतिवादी थे, क्योंकि लोहा की एज ज्यादा होती है, स्टील की ज्यादा होती है, ये लोगों को चाहिए कि बना ले, लेकिन नहीं था ऐसा। ये लोग खेती करना जानते थे। तो यहाँ पर आपको व्यापारिक चीजें देखने को मिलेगी। माप तौल के लिए तराजू होते थे, ठीक है, किलो बाट होते थे। लेकिन एक जरूरी चीज ये है कि इनकी जो किलो बाट थे वह 16 के गुणज थे। कितने? 16 किलोग्राम के गुणज थे। हमें जिसे तौलना है 1 किलो, तो 1 किलो का भी है, 10 ग्राम का भी है, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं था। एक ही था जो कि 16 किलो। कुछ लेना है तो आपको 16 किलो लेना पड़ेगा, उसके नीचे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि ये जो लोग हैं ये पढ़े लिखे थे। क्या थे? पढ़े लिखे थे। अब पढ़े लिखे कैसे मैं कह सकता हूँ, देखो जैसे होता है ना प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ये चीजें मैंने पहले बताया। ये लोग क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल के हैं। किस चीज के? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, देखिए आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा जगह है कि जिसके लिखित प्रमाण मौजूद हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो इसके लिखित प्रमाण तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इसका रीजन क्या है कि हमने पढ़ा नहीं अब तक, इसे पढ़ा ही नहीं जा सका है, इसलिए क्या हुए? आद्य है। और ये लोग शिक्षा से भी जुड़े थे, काफी अधिक मात्रा में यहाँ शिक्षा भी हो रही थी। उसके बाद इनकी संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे ये लोग है ना, इनके रहने की जो व्यवस्था है उसकी विशेषताओं में, जैसे कोई बंदा होता था जो कि अमीर था। क्या था? अमीर था। उन लोगों के घर जो है थोड़े बड़े बड़े पाए गए हैं। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा अच्छे होंगे। उनके घरों में नक्काशियां ज्यादा हुई हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो निम्न वर्ग के हैं उनके घर छोटे छोटे पाए गए हैं, छोटी छोटी हर चीजें मिली है। वो मतलब साक्ष्यों के माध्यम से लग रहा है कि लोग गरीब होंगे। और एक चीज, जो बड़े लोग हैं उनके घर जो है ऊंचाई पर पाई गई है। ठीक है, राजा किला की तरह, और इनकी जो है निम्न रूप से पाई गई है। ठीक है, तो ये चीज हम इसकी अंतर दे सकते हैं उसकी विशेषताओं के बारे में। कि आपको एक चीज और जानना चाहिए, इनकी जो ये संपूर्ण विशेषताओं का आधार है, संपूर्ण विशेषताओं का आधार है यह 2-3 चीजों पर है। ठीक है, उसके लिए मैं थोड़ा साफ करना पड़ेगा, इसके लिए आपको समझना है। ठीक है, साफ कर दे। तो किसी चीज की विशेषता के बारे में अगर हम जानते हैं तो उसके बारे में जरूरी है पहले हम राजनीतिक जानते हैं। ठीक है, राजनीतिक जानते हैं। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, हम उसकी आर्थिक जानते हैं। ठीक है, आर्थिक। उसके बाद में हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? सामाजिक। ठीक है, सामाजिक के बाद हम उसकी सांस्कृतिक। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति। तो ये कुल 4 ऐसे आधारभूत हैं जो हमारे समाज की चीजों को दिखाते हैं। ठीक है, कि इनके ही ऊपर इनकी विशेषता डेवलप है। तो देखिए इन सभी की विशेषता कैसे है। इनकी जो राजनीति है उसके बारे में तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि राजनीति होती ऐसी चीज है कि जो संपूर्ण गांवों को एकत्रित में रखा जाता है, उनके ऊपर कोई ना कोई एक बंदा राज करता है, जिसके हाथ में क्या होता है, किसी चीज को समझाने और नहीं से दंड होने की भी चीजें हैं। तो इन सब चीजों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। और उसके बाद में अगर होता भी होगा तो वो जो भी चीजें लिखी गई हैं उनका ऐसे हाथी घोड़े कुछ बना दिए गए हैं, समझ में ही नहीं आया क्या लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीजें अभी पढ़ी नहीं गई हैं। तो अभी तक हमें जो भी ज्ञान मौजूद है वो पूरा तात्विक साक्ष्यों के ऊपर डिपेंड है। तो अभी हम यह नहीं कह सकते कि जो राजनीति है वो वहां पर थी या नहीं थी। तो अभी तक जितने प्रमाण मिले हैं उनमें हम यह कह सकते हैं कि उनमें राजनीति मौजूद नहीं थी। ठीक है, इसके बारे में क्लियर नहीं है। उसके बाद नंबर आता है हमारा आर्थिक। ठीक है, ये जो आर्थिक है ये मौजूद था, क्योंकि हमने कई जगह पर बैलगाड़ियों के निशान मिले हैं। ठीक है, कई जगहों पर हमें ऐसे जैसे सुमेरियन की सभ्यता है ना, इसकी सुमेरियन की सभ्यता उसके भी कई प्रमाण मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें मुहरें मिली है, कई चीजें मिली हैं, और व्यापार होता था। ठीक है, यहाँ पर मतलब व्यापार एक प्रकार से कह सकते हो कि विनिमय होता था, वस्तु विनिमय होता था, एक दूसरे से बदला जाता था। इस चीजें के प्रमाण मिली है। तो ये हो गया आपका आर्थिक। तो आर्थिक रूप में ये चीजें होती थी। वो कई लोग चीजें बनाते, जैसे चूड़ी मिली है, मनका मिला है, ये कई चीज बेचते भी होंगे।
तो यहाँ पर आर्थिक चीजें बिल्कुल क्लियर है, हमें पूरा तात्विक सच देती हैं। सामाजिक जो है, सामाजिक मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर 2 वर्ण के लोग रहते थे, एक उच्च वर्ण एक निम्न वर्ण। यहाँ पर लगभग जाति व्यवस्था नहीं रही होगी। उच्च वर्ण के जो लोग हैं वो उच्च वर्ण का मेरा मतलब है कि जो उस तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार थोड़े ऊंचे पद पे थे। ऊंचे पद पे जैसे कि कोई ज्यादा अमीर हो गया होगा या कोई कंडीशन, जैसे कि व्यापारी वर्ग है अमीर हो गया होगा, ठीक है, उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलप ये नौकरियां तो थी नहीं कि कोई आईएएस होगा, कोई पीसीएस होगा, कोई आईपीएस होगा, ठीक है। तो वो लोग थोड़े ऊंचाई पर रहते थे, बड़े बड़े घर बनाकर रहते थे, ठीक है। लेकिन जो निम्न वर्ग वाले थे वो छोटे छोटे घर बनाकर नीचे रहते थे। ये चीजें वहां पर देखने को मिली है। इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि इसमें सामाजिक जो है थोड़ी बहुत विषमता थी, मतलब सभी एक दूसरे थोड़ा अलग अलग रहते थे। जो ये सभी गांव बनते थे ना, उन गांव के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बना दी जाती है, जिन्हें हम दुर्ग कहते हैं, ठीक है। इन्हें दुर्ग बना दिया जाता था कि जिससे ये लोग क्या रहे, थोड़ी सेफ रहे। जैसे कभी पानी आता है, आंधी आता है, या कहीं किसी से कोई कंडीशन ऐसा हो जाता था। लेकिन खैर में यहाँ युद्ध के प्रमाण नहीं मिले, इसलिए मैं युद्ध के लिए इन्हें नहीं कह सकता, ठीक है। सभी किनारे किनारे होते थे, बस जो ज्यादा अमीर हुआ करते होंगे उनकी ज्यादा अच्छी थी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्या, संस्कृति, ठीक है। क्या आता है, संस्कृति। सांस्कृतिक में यहाँ पर देखा गया है कि पूजा पाठ क्या है, पूजा पाठ के बहुत प्रमाण मिले हैं। पूजा पाठ के प्रमाण इसलिए मिले हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं पर कलश भी पाया गया है, ठीक है। उसके और भी कई चीज मिले हैं, जैसे कि अपशगुन भी पाया गया है। अपशगुन मतलब ये हो सकता है कि जहां पर पुरुष की डेड बॉडी मिली है, महिला की डेड बॉडी मिली है, उसके साथ साथ कुत्तों की भी मिली है, ठीक है। उसके साथ साथ उसके कुछ जरूरी सामग्री को भी उसके बगल में रख दिया जाता था। इस कंडीशन से कह सकते हो कि संस्कृति की जो है वहां पर हमें पूजा पाठ की मिलती है। पूजा पाठ में जरूरी ये है ना कि अब अगर पूजा पाठ हो रही है तो पंडित भी रहा होगा, और जबकि हर एक वर्ण में आपने ये बात देखा होगा कि पंडित जो है, पुरोहित आपके, वो थोड़ा ऊंचे माने ही जाते हैं। पंडित देखो एक चीज आपको बता दें, जो पंडित होते हैं ना, जो हाथ विचारते हैं ना, महिलाओं के या पुरुषों के, अगर आपको सबसे सही सटीक बात बताएं दोस्त, तो ये है कि अगर आपको महिलाओं को काबू में रखना हो तो आप किसका सहारा लीजिए, पंडित का, ठीक है। किसका सहारा लीजिए, पंडित का, बिल्कुल सही बता रहा हूं। अगर पंडित ने उसके हाथ को देख के विचार दिया, हाथ को देख के विचार दिया कि बच्चा तू पैसा खूब चुराती है लेकिन सब तेरा खर्चा हो जाता है, ठीक है। सभी महिला ऐसा होती है कि पति से कुछ न कुछ पैसे लेती हैं और वो संभवतः खर्चा भी होता है उनका, ठीक है। अगर इसी चीज को आप कह दो, अगर पंडित कह देगा तो क्या होता है, वो लोग यही कहते हैं कि नहीं नहीं बाबा ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा है। पंडित से वो लोग बिल्कुल कंट्रोल हो जाते हैं। देखो महिलाएं जो होती है ना, उनकी बुद्धि कम होती है। अब कोई लोग ये कहते होंगे कि कैसे बात कर रहे हो, देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विज्ञान कहता है, ठीक है। जो पुरुष का जो दिमाग होता है ना, वो होता है 1336 ग्राम, ठीक है, 1336 ग्राम। लेकिन जो महिलाओं की होती है ना, वो 1198 ग्राम होती है। अब आप बताओ कौन दिमाग में ज्यादा है, ठीक है। इससे हम नहीं कहेंगे, लोग आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लेकिन लड़कियों की जो दिमाग होती है ना यार, कोई कोई कहता है कि घुटने में होती है। खैर इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये आप लोग हमें खुद ही कमेंट वगैरह बताइएगा कि रियल है या नहीं है। लेकिन इतना जरूर जानते थे कि महिलाओं को काबू में करना हो तो आप इस पंडित का सहारा ले सकते हो। और पुरुष तो बेचारा हमेशा डर रहता है। देखो कोई डरा है इसका मतलब ये नहीं है वो डर रहा है, उसके पास दिमाग ज्यादा है, लेकिन वो क्या है, रिश्तों की अहमियत को समझता है। और जब रिश्तों की अहमियत को हर व्यक्ति जो समझता है वो हमेशा दो बातें सुन सकता है। और लड़कियां जो होती है ना, लड़के जो देखो लड़कों की भी कमी है। लड़के ससुरे क्या करते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे, बाकायदे आगे जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे बहुत सुंदर लड़की के साथ शादी करेंगे। अब सुंदर लड़की एक बात को जानती है कि हम इतने सुंदर, हमें गॉड गिफ्ट में जो सुंदरता मिली है, कोई ना नालायक रात भर जाग कर हमारे लिए ही पढ़ रहा होगा, तो इसलिए वो बिल्कुल फ्री रहती है। तो लड़कियों को अगर लेकिन काबू में करना हो तो ये चीज जान लीजिए। और हाँ, ये लड़कियां बड़ी मतलब बहुत एक तरह से कह सकते हो कि स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खतरा है, रेड अलर्ट है, ठीक है। याद रखिएगा, दो दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है, एक पत्नी की गुस्सा और एक पड़ोसन की स्माइल। कसम से कह रहे हैं, अगर पत्नी को किसी दिन गुस्सा गया ना तो मजा अलग हो जाता है। और अगर किसी दिन पड़ोसी ने अगर कह दिया तो उस दिन भैया आप लोग गए, ठीक है। आपको कोई नहीं बचा सकता कि क्या होगा आपके साथ, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है दौड़ जाएंगे उसके पीछे कि चल भैया। इसलिए याद रखिएगा, जो लोग मुस्कुराते हैं ना, मैंने कहा एक बार ना कि जिनके चेहरे पर ज्यादा मुस्कान होते हैं, घाव भी उनके कुछ ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो पड़ोसन की मुस्कान, खैर ये सब बातें अलग हैं। आप लोगों को जो है जरूरी क्या है, पढ़ाई है, माँ बाप के सपने को पूरा करना है, और जो भी करना है शिद्दत से करना है और हर चीजों को सोचना है। क्योंकि आज जो आपका समय चल रहा है ना,
आज सपोज करो आपके पास जो दुख का समय चल रहा है वो हमेशा नहीं रहने वाला, ठीक है। ये समय हमेशा दुख का नहीं रहने वाला, क्योंकि एक दिन समय का भी बुरा समय आता है। बिल्कुल ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, समय का भी बिल्कुल बुरा समय आता है। आपको केवल इस बात को याद रखना है कि समय का भी बुरा समय आता है। मेहनत करते जाइए, एवरीथिंग यू कैन, एवरीथिंग, ठीक है। आप दुनिया में हर चीज कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। तो मैं आपके लिए इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि प्लीज अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और इस वीडियो को, जो प्यारा वीडियो बना इतना समय लेकर, इसे आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग मेहनत ज्यादा करिए। इसके बाद कोई नई टॉपिक आएगी, अगले जो वीडियोज बन के रखी गई हैं उन्हें भी आप जाकर देख सकते हो। और हमेशा अपने अंदर विश्वास रखो कि इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएंगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। तो मेरे दोस्त, हमेशा अपने अंदर पूर्ण विश्वास रखो कि अगर जो मैं नहीं कर सकता वो दुनिया का कोई नहीं कर सकता। साला जो इम्पॉसिबल होता है ना, अगर उसे देखकर ध्यान से देखिए तो भी कहता है आई एम पॉसिबल, ठीक है, आई एम पॉसिबल। वो भी अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सब कंडीशन है। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल मेहनत से काम करोगे, अगली वीडियो भी आप लोग देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और शेयर हो सकेगा तो कर ही दोगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।